Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे. सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द टू पार्टिकल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी दो पार्टिकल हम ले ले, पॉइंट मास ले लें m1 और m2, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो पार्टिकल 1 जितना 2 पे अप्लाई करेगा, F अपने तरफ खींच रहा है, पार्टिकल 2 भी इसको उसी फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा. इसको हमने F नाम दिया है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and F is inversely proportional to square of distance between them. इन दोनों प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशन को कंबाइन करें तो यह आ गया F is directly proportional to m1 m2 upon r square. अब यहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कैपिटल G ले लिया. इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं. न्यूटन ने ये कहा कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है. यानी कहीं पे भी जाएंगे, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में, हम अर्थ पे जाएं, सन पे जाएं या किसी स्टार पे जाएं या और कहीं जाएं, इस G का वैल्यू कांस्टेंट होगा. तो इसको उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. क्या कहा भाई? कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आगे चल के एक फिजिसिस्ट थे कैवेंडिश. कैवेंडिश ने कैपिटल G का वैल्यू फाइंड आउट किया. इट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन. इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. वो यहां से भी हम निकाल सकते हैं कैपिटल G का यूनिट. ये r स्क्वायर इधर आ जाएगा, m1 m2 नीचे, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था वो दो पार्टिकल के लिए दिया था. अब रियल वर्ल्ड में हम देखें तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो केवल पार्टिकल नहीं है बल्कि पार्टिकल से मिलके बने हैं. तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे यानी किसी बॉडी पे ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसे लगेगा? इसके लिए न्यूटन ने कैलकुलस का यूज किया और वहां से उन्होंने कुछ एक रिजल्ट दिया जहां पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं. जिन बॉडीज पे इसको अप्लाई नहीं कर सकते वहां पे हमको इंटीग्रेशन करना होगा. लेकिन कुछ एक बॉडीज के लिए जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ वहां पे इनको डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं. सो ये आप नोट कर लीजिए. पहला पॉइंट, अब फार्मूला कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी टू ऑफ फॉलोइंग बॉडी. यानी ये जो यहाँ पे दिया हुआ इसमें से कोई भी दो बॉडी ले ले तो उस पर अप्लाई कर सकते हैं. अब कोई भी दो बॉडी किसमें से लेना है? एक बॉडी पॉइंट मास, सॉलिड स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, hollow sphere of uniform density, spherical shell of uniform density. इनके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं. जैसे दो पॉइंट मास है
तो इस पे तो अप्लाई कर सकते हैं कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब मान लो हम ले लिए एक पॉइंट मास और एक सॉलिड स्फीयर, यानी ये सॉलिड स्फीयर है, पूरा का पूरा क्या है सॉलिड है, और ये पॉइंट मास है। अब इस पे हम ये फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, तो इस सॉलिड स्फीयर का मास इसके सेंटर पे मान लेंगे, इनके बीच का डिस्टेंस इसके सेंटर से यहां का डिस्टेंस लेंगे, और फार्मूला इसका मास हम m1 मान ले, इसका मास m2 मान ले, तो ये हो गया कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आर के पॉइंट मास का डिस्टेंस कहां से, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से, या दोनों सॉलिड स्फीयर है, ये दोनों सॉलिड स्फीयर है, फिर भी यही फार्मूला लगेगा। आर क्या होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यानी इस सॉलिड स्फीयर और इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे, या दो हॉलो स्फीयर ले लें। हॉलो स्फीयर का मतलब क्या हुआ कि अंदर से खाली है, जैसे एक हॉलो स्फीयर ये ले लिया, दूसरा हॉलो स्फीयर ये ले लिया। अब यहां पे जो स्मॉल आर होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहां से यहां का डिस्टेंस, इसका मास m1 सपोज कर ले, इसका मास m2 सपोज कर ले। ये हॉलो स्फीयर है, यानी ये पोर्शन सॉलिड है, इसका ये पोर्शन क्या है भाई सॉलिड है, और इसका ये पोर्शन सॉलिड है। इस पे भी ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। मास m1 m2, आर क्या लेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये याद रखना है कि ये जो हॉलो स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करना चाहिए, और वो कब लाई करेगा, जैसे देखो एक हॉलो स्फीयर हम ऐसे ले लें, फिर हम ऐसा इस पे ये फार्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते। एक हॉलो स्फीयर हमने ये ले लिया, एक सॉलिड स्फीयर ले लिया, या हॉलो स्फीयर ले लिया, तो यहां पे ये फार्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते कि इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहां पे आ रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे आ रहा है, तो ये फार्मूला अप्लाई कर दे आर लगा के, ये गलत रिजल्ट देगा। सही रिजल्ट तभी देगा जबकि इस पूरे का सेंटर ऑफ मास, यानी जो ये दोनों सरफेस कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। दोनों आउटर सरफेस इनर सरफेस का सेंटर एक ही होना चाहिए, तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे आउटर सरफेस का सेंटर यहाँ है, इनर सरफेस का सेंटर यहाँ है, इस केस में इस फार्मूले को हम अप्लाई नहीं कर सकते। हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल शेल डिफरेंट चीजें हैं बेटा। ये हॉलो स्फीयर लिया, स्फेरिकल शेल का मतलब क्या हो, उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। ये एक हमने हॉलो स्फीयर लिया, ये दूसरा पार्टिकल हम ले सकते हैं, तभी यही फार्मूला लगेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये एक यहाँ पे हॉलो स्फीयर रख सकते हैं, तभी यही फार्मूला लगेगा। आर ये होला वैल्यू हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। एक हॉलो और एक सॉलिड ले सकते हैं, तब भी यही फार्मूला लगेगा। यानी इस चार में से कोई भी दो बॉडी पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन केवल ये है कि जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जैसे एक सॉलिड स्फीयर हमने ये ले लिया, एक सॉलिड स्फीयर ये ले लिया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल आर कर दे, इसका रेडियस r1 ले ले, इसका रेडियस r2 ले ले, तो फार्मूला कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर लगेगा। कंडीशन क्या, r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r1 प्लस r2, तभी ये फार्मूला लगेगा। अगर ये लेस हो गया तब ये फार्मूला नहीं लगेगा। ऐसे ही एक सॉलिड स्फीयर है, एक पॉइंट मास है, सपोज कर लो पॉइंट मास यहां है m2 और ये सॉलिड स्फीयर है m1। अब इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल आर ले, तो हम फार्मूला F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं।
कंडीशन ये है स्मॉल r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R, यानी ये पॉइंट मास सॉलिड स्फीयर के बाहर ही होना चाहिए या मैक्सिमम इसके सरफेस पे आ सकता है। अगर अंदर आ गया तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। फिर वो प्रॉब्लम कैसे होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये हो गया, न्यूटन ने इंटीग्रेशन कैलकुलस यूज करके ये 4 पॉइंट दिए थे। उसके अलावा एक और चीज है, अब फार्मूला कैन बी अप्लाइड बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ एनी शेप if distance between them is very large as compared with the dimensions of the two bodies। बेसिकली ये पॉइंट मास का फार्मूला है। अगर 2 पॉइंट मास हैं m1 m2 और उनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो होगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इन केसेस में भी इस फार्मूले को लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये बॉडीज नहीं है, कोई दूसरे बॉडीज, जैसे एक क्यूब है और एक रॉड है, इसका मास m1, इसका मास m2, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम स्मॉल r सपोज कर लेंगे। अब इस पे ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो कर सकते हैं। अगर इसका साइड सपोज कर लो a है क्यूब का और इसका लेंथ l है, तो इफ r इज वेरी वेरी लार्ज देन a एंड r is very very large than l, then f is equal to capital G m1 m2 upon r स्क्वायर। ये फार्मूला इस केस में हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर ये कंडीशन नहीं हो रहा है तब फिर इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना होगा, फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो ये कंडीशंस होगा जहां पे हम पॉइंट मास का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब ये हम देखें कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और 2 पार्टिकल ले लें। एक पार्टिकल है मास m1, पोजीशन वेक्टर इसका r1 है, और दूसरा पार्टिकल है ऑफ मास m2 और पोजीशन वेक्टर इसका है r2। अब हमसे पूछा जाए कि इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा है, तो हम इस दोनों पॉइंट मास को ज्वाइन कर दें। ये ओरिजिन O मान ले, इस पॉइंट को A मान ले, इस पॉइंट को B मान ले। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स ऑन पार्टिकल A ड्यू टू पार्टिकल B वेक्टर फॉर्म में लिखना इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन AB स्क्वायर, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होगा। अच्छा, A पे B किधर फोर्स लगा रहा होगा? इधर लगा रहा होगा, तो FAB, इसका डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम A टू B। तो यहां पे यूनिट वेक्टर AB कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमको वेक्टर फॉर्म में मिल गया। तो m1 m2 हमको पता है, कैपिटल G पता है। अगर AB वेक्टर हम निकाल सके तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो AB वेक्टर होगा क्या, यहां हम निकाल के दिखाते हैं।
देखो ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। और यहां से हम वेक्टर ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। और वेक्टर ओ बी क्या होगा भाई, R2 वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R2 माइनस पोजीशन वेक्टर R1। तो अब इसको लिखे तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, कैपिटल G M1 M2 अपॉन ए बी स्क्वायर। ए बी यानी इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड R2 माइनस R1 का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर ए बी क्या होगा, वेक्टर ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए बी। तो वेक्टर ए बी हो गया R2 माइनस R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी R2 माइनस R1 मॉड, इसका मॉड। तो फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल G M1 M2 अपॉन वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 के मॉड का क्यूब टाइम्स वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये हो। ऐसे ही F बी ए अगर हमको निकालना है तो ठीक इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा कैपिटल G M1 M2 अपॉन R1 माइनस वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के मॉड का क्यूब टाइम्स वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये हो गया। तो ये हो गया हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं, तो बेसिकली ये एक फोर्स है और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमको वेक्टर का अगर जानकारी है तो इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस पे बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स बनते हैं। एक तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब हो गया सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। 3 बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या बनते हैं हम दिखा रहे हैं। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे स्पेस में ये पार्टिकल मास m1 का, ये m2, ये m3 और ये m4। अब ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है r1, ये डिस्टेंस दिया है r2 और ये वाला डिस्टेंस दिया है r3। अब पूछा जा रहा है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे फोर्स निकाल लेंगे। पार्टिकल m2 m1 पे फोर्स इधर लगाएगा, पार्टिकल m3 m1 पे फोर्स इधर लगाएगा और पार्टिकल m4 m1 पे फोर्स इधर लगाएगा। तो इसको हम नाम दे दे F2, इसको नाम दे दे F3 और इसको नाम दे दे F4। तो पार्टिकल 1 पे जो फोर्स नेट फोर्स F1 लग रहा होगा वो वेक्टर सम होगा F2 प्लस F3 प्लस F4। यानी जो भी अलग अलग पार्टिकल है उनके वजह से फोर्स हम निकाल के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेंगे, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है।
पहला तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम होगा। दूसरा जो प्रॉब्लम बनेगा वो कुछ सीरीज हो सकता है, एपी या जीपी, इनफाइनाइट सीरीज भी हो सकता है। जैसे सपोज कर लो ये एक स्ट्रेट लाइन ले लें और यहाँ पे हम डिफरेंट मासेस रखे हुए हैं। अब ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4, पार्टिकल 5। हमको इसके ऊपर फोर्स निकालना इन सब के वजह से। तो उन सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, सबका हम सम ले लेंगे। तो F इक्वल टू जो पार्टिकल 2 लगाएगा प्लस जो पार्टिकल 3 लगाएगा प्लस जो पार्टिकल 4 लगाएगा, डॉट और डॉट। इसको फर्दर सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए हमको फार्मूला क्या यूज करना होगा, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये सॉल्व करोगे, ये एक सीरीज बन जाएगा। वो या तो एपी सीरीज बनेगा या तो जीपी सीरीज बनेगा। अब ये सीरीज कन्वर्जिंग भी हो सकता है, तो वो और आसान हो जाएगा। वो प्रॉब्लम कैसे होंगे वो आपको हम बाद में दिखाएंगे। तो ये सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम हो गया। देन थर्ड प्रॉब्लम जो इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व होगा। जैसे एक रॉड है यहाँ पे और यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास रख दिया। रॉड का मास m1 ले लें, इसका लेंथ l दिया हुआ और इसका मास m2 और इसके सेंटर से डिस्टेंस r दिया हुआ। अब अगर r l से बहुत लार्ज है, यानी r इज वेरी वेरी लार्ज देन l, तब तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, कैपिटल G कैपिटल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अगर ये लार्ज नहीं है, बहुत लार्ज इससे नहीं है, ये कंपेरेबल है, तब हमको इंटीग्रेशन करना होगा। तो इनके अलावा जो भी केस है वो सारे के सारे इंटीग्रेशन से ही सॉल्व करे होंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम का क्लास होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, वहां भी हम एक प्रॉब्लम ऐसा करके दिखाएंगे कि हम इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। देन लास्ट जो सबसे टफ प्रॉब्लम बनता है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपैरिजन करके करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं वो हम जो आगे पढ़ाने जाएंगे वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि जो सबसे टफ प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होगा। जैसे ये एक सर्कुलर आर्क ले लें, एक रॉड है, मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R का, और इसके सेंटर पे एक पॉइंट मास स्मॉल m रखा है। इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लग रहा है। तो 11th के स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इंटीग्रेशन से। लेकिन क्लास 12th के स्टूडेंट्स डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही ये एक रिंग है और इसके एक्सिस पे एक पॉइंट मास यहाँ पे रखा है। इसका मास हम कैपिटल M सपोज कर लें, रेडियस कैपिटल R सपोज कर लें, इसका मास स्मॉल m, ये डिस्टेंस स्मॉल r। अब पूछा जाए कि रिंग पॉइंट मास पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। 11th के स्टूडेंट इसको इंटीग्रेशन से ही सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन 12th के स्टूडेंट बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो 11th के स्टूडेंट है वो इस टाइप के प्रॉब्लम को अभी भूल जाए, वो 12th में जाएंगे बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जो 12th के स्टूडेंट है उनको हम बता रहे कैसे सॉल्व होगा। तो 12th के स्टूडेंट को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्लेस कर देना है ग्रेविटेशनल फील्ड से। किससे भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड से। और चार्ज को रिप्लेस कर देना मास से। फार्मूला हमको अप्लाई करना है, F इज इक्वल टू M इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, M इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकलेगा वो यहां से आपको पता चलेगा, और चार्ज को मास से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है,
इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमको पता होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला को ग्रेविटेशनल फील्ड से हम रिप्लेस कर देंगे और फिर चार्ज को m से रिप्लेस करके फोर्स फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड से कैसे रिप्लेस करेंगे, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई, कैपिटल E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर। अब अगर हम Q को m लिख दें तो ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पॉइंट मास। तो इस तरीके से रिप्लेस करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम करके आपको इस पे दिखा रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स इसको समझ जाएंगे, 11th के स्टूडेंट्स को ये अभी नहीं समझना है, वो अभी इस लेक्चर को बंद कर सकते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, आप वहां से स्टार्ट करिए। 12th के स्टूडेंट के लिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे सपोज करो ये एक थिन रॉड है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, थिन रॉड है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ इसका मास पर यूनिट लेंथ इज m। अब इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास रखा m नॉट। फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m नॉट, m नॉट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये फाइंड आउट करना है। 11th के स्टूडेंट को क्या करना होगा भाई, एक एलिमेंट चूज करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके इस फोर्स को यहां पे निकालेंगे। बहुत ही लेंदी है, लेकिन 12th के स्टूडेंट बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो रिजेंबल कर रहा है, ये हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड ले ले तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, E ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू, ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, मास पर यूनिट लेंथ स्मॉल m, R भी आ गया यहाँ पे, स्मॉल m से रिप्लेस कर दिया। अब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका क्या करें, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल G से, यानी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया, 2 कैपिटल G। तो ये हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन को 2 कैपिटल G, तो 2 कैपिटल G, और ये डिस्टेंस R है तो इसको R रहने देंगे। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फोर्स F, ग्रेविटेशनल, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स F इलेक्ट्रिक होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड। चार्ज को मास से रिप्लेस कर देंगे तो मास, इस पे फोर्स निकालना तो मास m नॉट हो गया इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड, और वो ये हमने निकाला है, तो 2 स्मॉल m कैपिटल G अपॉन R। तो ये हो गया आंसर इसका 2m m नॉट कैपिटल G अपॉन R। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में कंपेयर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इनको इंटीग्रेशन नहीं करना होगा क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा डिटेल में पढ़े होते हैं क्लास 12th में। तो ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के वो सॉल्व किए जा सकते हैं। 11th के जो स्टूडेंट हैं उनको हम एक टॉपिक लास्ट में ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो वहां थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे।
आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा छोटा क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे भाई, प्रॉब्लम्स ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। So thank you for your kind attention. Sayonara, Godspeed and bon voyage.